Hello friend, welcome back to our my YouTube channel. Today we are going to see the difference between ideal gas equation and van der Waals gas equation as well as ideal gas and van der Waals gas. The equation which form the ideal gases I have already explained in earlier video. So you can see the all video in given description. Now I have to tell you about what is the basic difference between ideal gas and van der Waals gas. आइडियल गैस और van der Waals गैस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं बाइलिंगुअल वीडियो, आपको दोनों ही मीडियम में मैं आपको समझाता रहूँगा, बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV = nRT एज वेरी वेल नोन इक्वेशन। बट हम जानते हैं कि ये जो नियम होते हैं जिनको हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये बायल का नियम होता है, ये चार्ल्स का नियम होता है और ये जो गैलुसाक होता है उनका नियम होता है जिसको हम दाब का नियम कहते हैं, वो होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये तीनों ही नियम जो होते हैं इस नियम को बनाते हैं, मतलब इस इक्वेशन को बनाते हैं। द स्टेट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉर्म बाय द थ्रीस लॉ। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसके आधार पर ही ये आइडियल गैस इक्वेशन बनती है। बट क्या ये गैसेस या ये नियम जो होते हैं हमारे जो डेली लाइफ में मतलब हमारे सराउंडिंग जो गैसेस हैं जिनको हम रियल गैसेस कहते हैं, क्या वे गैसेस इन नियम का पालन करती हैं? सपोज कीजिए पहला वाला मैंने आपको लिया, यहाँ पे इसको बोलते हैं बायल का लॉ। बायल का लॉ ये बोलता है PV = कांस्टेंट, मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P क्या होगा और V जो होगा इनका जो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब इसको हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ की बात करें, एक P है और ये एक PV ग्राफ है और इसके बीच में अगर हम आइडियल गैस को देखते हैं तो आइडियल गैस जो होती है उसके लिए PV जो होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि PV की जो वैल्यू है ना तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना ही बहुत कम हो रही है। और हम कह सकते हैं कांस्टेंट है, मतलब ज़्यादा नहीं हो रही है और कम भी नहीं हो रही है, मतलब कांस्टेंट है। बट अगर हम रियल गैसेस बात करें, सपोज कीजिए मैंने हाइड्रोजन की बात की या फिर मैं नाइट्रोजन की बात की, तो उसके लिए जो ग्राफ होता है यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो भी बिल्कुल एकदम डेविएट हो रही है इस आइडियल गैस की जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे। और नाइट्रोजन भी है वो भी देखिए यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू पर कहीं ना कहीं इस वैल्यूज को टच करती है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से इस लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। मतलब एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है PV = कांस्टेंट, ये बायल्स लॉ होता है, ये हमारे रियल लाइफ में जो गैसेस होती हैं, जो रियल गैसेस होती हैं वो इसका पालन नहीं करती हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आइडियल गैस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। हम जानते हैं वास्तव में कोई आदर्श गैस होती नहीं है, लेकिन जो इन नियम का पालन करती है उसको ही हम आदर्श गैस कहते हैं। अब होता क्या है, आगे बैठते हैं, आगे देखते हैं कि ये जो आदर्श गैस होती हैं ये रियल गैस या van der Waals गैस इक्वेशन कैसे बनाती है। अब देखते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, उससे पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो आइडियल गैस की जो थ्योरी है वो क्या है। आइडियल गैस की दो थ्योरीज हैं, उन दोनों थ्योरीज से हम इस पूरे इक्वेशन को या van der Waals इक्वेशन को एस्टिमेट करेंगे। तो आइए समझते हैं। पहली थ्योरी यह है, जो पहली इक्वेशन है वो या पहली जो यहाँ पे अभिग्रह जिसको पोस्टुलेट कहते हैं वो ये है कि जो आइडियल गैस होती हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनको आकार को नगण्य माना गया है। किसकी तुलना में? पूरे कंटेनर की कंपैरिजन में। मान लीजिए कि पूरा कंटेनर है और उसका वॉल्यूम V है, तो उसके कंपैरिजन में जो आइडियल गैस का जो पार्टिकल होगा, जो मॉलिक्यूल होगा, उसका जो साइज होगा वो नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा, उसे नगण्य मान लिया जाएगा। लेकिन रियलिटी की बात करें, रियलिटी की बात ये करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आइडियल गैस होती है या कोई भी जो गैस होती है उसका जो पार्टिकल होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, उसकी जो साइज होती है 10⁻⁹ मीटर के आसपास होती है। अब क्या हुआ, अगर एक पार्टिकल की वैल्यू या एक पार्टिकल का वॉल्यूम 10⁻⁹ मीटर है, तो अगर हम गैस को कंप्रेस करें तो गैस को कंप्रेस करने पर क्या होगा? गैस को कंप्रेस करने पर होगा वॉल्यूम कम होगा। अब पूरा बहुत ज़्यादा था उसकी तुलना में वो बहुत कम था, लेकिन गैस को जब कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा। अब पूरा वॉल्यूम अगर कम हो गया और उसके अंदर 10⁻⁹ मीटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल, हम कह सकते हैं अवोगैड्रो नंबर के बराबर के मॉलिक्यूल अगर हों, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो एक्चुअल पूरा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ही होगा, उसके अंदर गैस का वॉल्यूम नहीं होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मान लीजिए कि उस गैस का जो वॉल्यूम है, उन सभी गैस के जो मॉलिक्यूल है उनका जो वॉल्यूम है वो B है। क्या मान लेते हैं हम? B मान लेते हैं। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि जो टोटल वॉल्यूम होगा उसके अंदर वो टोटल वॉल्यूम में से इस B वैल्यू को माइनस कर दें, मतलब जो रिजल्टेड वॉल्यूम होगा कंटेनर का वो कितना होगा? V - B होगा, क्योंकि B तो क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उसके अंदर प्रेजेंस है उसका वॉल्यूम है, क्योंकि एक
जो पार्टिकल है ये उसके वॉल्यूम इतना है, तो अवोगाद्रो नंबर के बराबर अगर पार्टिकल होंगे तो उसको हम नगण्य तो मान नहीं सकते। तो पहला इसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम करेक्शन। तो पहला करेक्शन तो ये किया वान डर वाल ने, इसलिए हम इसको बोलते हैं वान डर वाल गैस इक्वेशन, क्योंकि उन्होंने ही इसका करेक्शन किया था और इस कांस्टेंट को जो यहाँ पे वॉल्यूम उन्होंने लिया था उसको वान डर वाल कांस्टेंट कहा गया। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी जो चीज़ होती है उसको भी हम देख लेते हैं, वो भी इस कंटेनर से रिलेटेड ही है। अब जो दूसरा जो पोस्टुलेट था वो ये कहता है कि जो गैस होती है उनके पार्टिकल के बीच में, जो आइडियल गैस होती है उनके पार्टिकल के बीच में ना तो अट्रैक्शन और ना ही रिपल्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बिल्कुल नहीं लगता है। तो वापस यहाँ पे हम रियलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम तो रियलिटी की बात करते हैं और रियलिटी में जो चीज़ सही होगी वही हम मानेंगे। आइडियल तो आइडियल कुछ तो होता ही नहीं, आइडियल तो हम भी नहीं है। तो जो आइडियल गैस है, अब देखिए कि अगर हम वॉल्यूम कम करते हैं तो सीधी सी बात है जो मॉलिक्यूल होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे या जो भी अणु होंगे गैसों के, वो पास में आएंगे। अगर गैसों के अणु पास में आते हैं तो सीधी सी बात है उनके बीच में आकर्षण बल, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लगना शुरू होगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर लगना शुरू होता है तो क्या होगा? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगना शुरू होता है तो ये तो जो अभी दे रखा था, जो पोस्टुलेट दे रखा था, उसको क्या कर रहा है यहाँ पे सीधे सीधे खारिज कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल होता है अगर पार्टिकल बहुत पास में आते हो तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा तो मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर दो यहाँ पर हमको दे रखे हैं पार्टिकल, एक पार्टिकल जो थोड़ा सा बीच में है और दूसरा पार्टिकल एकदम किनारे पर है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बना दिया। अब ये जो पार्टिकल है ये बीच में है तो इसके चारों ओर सभी क्या होंगे? दूसरे पार्टिकल भी होंगे। अब दूसरे पार्टिकल होंगे तो वॉल्यूम कम है तो सभी क्या करेंगे? इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? आकर्षण बल लगना शुरू कर देगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो ये इस पार्टिकल के चारों ओर अगर मॉलिक्यूल होंगे तो ये चारों तरफ से क्या करेंगे? इसको खींचेंगे। अगर इसको खींचेंगे तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वो तो सही बात है ना। जैसा कि पहला नियम में बोल रहा था कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, तो ठीक है, नहीं लग रहा, रिपल्शन फोर्स भी नहीं लग रहा है, ये पहली बात हो गई। लेकिन दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल जो है वो इस पात्र की दीवार के सहारे है। ये जो आपको कंटेनर दिखाई दे रहा है इसकी एकदम जो साइड है इसके एज पर है, एकदम किनारे पर है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे पार्टिकल होंगे या इसके चारों तरफ जो पार्टिकल होंगे वो सभी पार्टिकल क्या करेंगे? इसको खींचेंगे। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा तो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा तो यहाँ पर तो ये खींचेगा, लेकिन इसके दूसरी तरफ जो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो एज है वहां पर कोई पार्टिकल नहीं है। वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है तो मतलब इधर से लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। इससे कारण क्या होगा? ये जो पार्टिकल होगा ये इस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा तो ये होगा कि यहाँ पर जो प्रेशर लगने वाला था ये प्रेशर पूरा इसके ऊपर लगेगा नहीं। अब हम मान सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हम करें तो हो सकता है। तो इस हिसाब से इस दीवार के सहारे बहुत सारे क्या होंगे? यहाँ पर एटम्स होंगे, और इस प्रकार से इन सभी एटम्स के कारण जो लगने वाला प्रेशर होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो आएगी। अब कुछ ना कुछ कमी आएगी तो एक्चुअल प्रेशर जो था उसको हम बोल रहे हैं P, लेकिन जो प्रेशर में कमी आ रही है उसको भी हम अगर इसके अंदर ऐड कर दें, मतलब रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो हम प्रेशर में जो कमी आ रही है उसको हम बीटा से शो कर रहे हैं, है ना। तो प्रेशर में जो कमी है वो बीटा है, तो रिजल्टेंट जो प्रेशर होगा P प्लस बीटा होगा। अब यहाँ पे जो बीटा होगा, जो यहाँ पे प्रेशर में कमी कर रहा है वो बीटा जो है उसको हम मान लीजिए कि ये जो बीटा होगा इसके अंदर जितने भी एटम है उसके प्रोपोर्शनल होगा। एटम मतलब डेंसिटी, मतलब जो बीटा होगा वो गैस की डेंसिटी के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। मतलब डेंसिटी के प्रोपोर्शनल, मतलब इसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, हम कह सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे बहुत सारी गैसें हैं तो ये सिर्फ एक पार्टिकल के कारण इतनी सी कमी है, तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो बहुत सारी कमी करेगा। मतलब डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी बीटा के अंदर वैल्यू क्या होगी? उतनी उसकी बढ़ेगी। तो बीटा प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर। और डेंसिटी जो होता है वो वॉल्यूम का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम जानते हैं। तो ये हो गया बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/v और उसका स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी। अब बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर। तो बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा
A अपॉन वी स्क्वायर, जहाँ पे A हमने क्या लगाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम वैन डर वाल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे भी एक हमने कांस्टेंट लगा था B, जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट, और दूसरा जो A है उसको भी हम बोलते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट। A और B दोनों ही वैन डर वाल कांस्टेंट होते हैं। इस हिसाब से जो हमारी इक्वेशन होगी P प्लस बीटा जो होगी A अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगी। तो ये उसको हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेशर करेक्शन। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम करेक्शन, ये हो गया हमारा प्रेशर करेक्शन। हमारी आइडियल गैस तो ये थी, लेकिन रियल गैस के लिए प्रेशर के अंदर और वॉल्यूम के अंदर ये करेक्शन हो गया। तो इस हिसाब से जो P होगा उसको हम लिखेंगे P प्लस A अपॉन V का स्क्वायर, और दूसरा जो V था उसको हम लिखेंगे V माइनस B इक्वल टू NRT। तो आपका सेम है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि n क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो तो गैस के रियल हो चाहे आइडियल हो उसके होंगे। R जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, वो हम जानते हो। T क्या होता है, किसी भी गैस के लिए जो टेम्परेचर होगा वो तो होगा। तो P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू NRT, ये जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का मॉड्यूलेटेड रूप, जिसको हम कह सकते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन। और रियल गैस इक्वेशन के अंदर यही बेसिक डिफरेंस होता है, और इसको ही हम बोलते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन। इसके अंदर A और B जो होता है इसको हम बोलते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इतनी अच्छे तरीके से समझाने वाले आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और जो आइडियल गैस को बनाने वाले जो लॉस होते हैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।